बहुत बहुत धन्यवाद साथी। सबसे पहले वामशेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के इस मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में आप तमाम कार्यकर्ता साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, इस देश में आज जो मनुवादी व्यवस्था है वो निरंतर हमारे संवैधानिक अधिकारों को समाप्त करने के दिशा में काम कर रही है और मनुवादी जो ताकतें हैं और उनके जुड़े हुए जो नायक आज लगातार अगर भारत के अलग अलग हिस्सों में हम नजर डालें तो संविधान को कहीं बदलने की बात आती है तो कहीं 2018 में 8 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पे आरएसएस और बजरंग दल से जुड़े हुए लोग संविधान के पन्ने जलाने का काम करते और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए नजर आते। 2014 के इलेक्शन के बाद विधि मंत्री रहा अनंत कुमार हेगड़े, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने ये बात कही कि आप किस लिए सत्ता में आए हैं, ऐसा सवाल पूछते वक्त तो मीडिया को जवाब देते हुए उसने कहा कि हम संविधान बदलने के लिए सत्ता में आए हैं। दोबारा अभी 2024 में उसने पानीपत में 11 फरवरी 2024 को ये बात रिपीट की कि अगर 400 प्लस अगर हमें संसद में लोकसभा की सीटें अगर चुनकर आती है तो हम संविधान बदल सकते हैं और मनुस्मृति की व्यवस्था और मनुस्मृति का संविधान लागू कर सकते हैं। और साधु संतों के देश में जो कथावाचक है वो कथावाचक नहीं है बल्कि संघ के प्रचारक है। संघ के प्रचारक भी जो साधु सन्यासी के भेष में है वो आए दिन अपने प्रवचन में, अपने कथावाचन में लगातार ये बोलते हुए नजर आते हैं कि संविधान बदलना चाहिए, संविधान खत्म होना चाहिए। हमारा आदर्श संविधान नहीं है बल्कि मनुस्मृति है। और जिस मंडल में, चित्रकूट धाम मंडल में एक कार्यक्रम हो रहा है कार्यकर्ता सम्मेलन का, चित्रकूट धाम मंडल में एक महामंडलेश्वर है, काना नहीं है, दोनों आंख का अंधा आदमी, काना नहीं है, दोनों आंख का अंधा आदमी भी बोलता है संविधान बदलना चाहिए। लेकिन ये सवाल खड़ा होता है कि जिस शोषित पीड़ित समाज के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन का एक अनमोल हिस्सा लगाया, मूल निवासी बहुजन समाज को मान सम्मान स्वाभिमान से जीवन जीने का अधिकार मिले, मनुवादी व्यवस्था की गुलामी के जंजीरों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की रचना करके उसे तोड़ने का काम किया, तोड़कर फेंकने का काम किया। आज हम और हमारा समाज जिसे संविधान को पढ़ना था, समझना था, जानना था, पढ़ने समझने के बाद संविधान को आधार बनाकर आगे बढ़ना था, अगर हम ये जीवन में अगर हमने प्रैक्टिकली अगर संविधान के मूल्यों को समझा होता और उसको अमल में लाया होता तो शायद इस देश में मनुवादी व्यवस्था आज 21वीं सदी के भारत में नहीं दिखाई देती। और मनुवादी व्यवस्था की वजह से भारत के अलग अलग हिस्सों में कहीं शेड्यूल कास्ट के लोगों को मुंह पिलाया जा रहा है। और अभी 2 दिन पहले लखनऊ में दुबग्गा में एक शेड्यूल कास्ट के आदमी को पेशाब पिलाया गया। इसके पहले मध्य प्रदेश में एक आदिवासी साथी को बीजेपी का विधायक प्रतिनिधि शुक्ला था, उसके मुंह में उसने पेशाब करने का काम किया। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट सीधी जिला था, मल खिलाने का काम किया। आज मां बहन बेटियों के साथ भारत के अलग अलग हिस्सों में अमानवीय व्यवहार और दरिंदगी करते हुए मनुवादी ताकतें दिखाई दे रही है। और आज भारत के अलग अलग हिस्सों में अगर बात करें तो सिर्फ SC ST OBC पे ही अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा है, बल्कि भारत की एक बड़ी आबादी
जो ओबीसी SC ST से निकल कर आए, समय समय पे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, लिंगायत, क्रिश्चियन बने, उन पर भी इस तरह की मनुवादी व्यवस्था के जरिए अन्याय अत्याचार हो रहा है और उसके नतीजे आज हम आपके सामने हैं। कभी फर्जी गौकसी के नाम पर आए दिन भारत के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों का कत्ल कर दिया जाता बेरहमी के साथ, कभी फर्जी लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों का कत्लेआम किया जाता, तो कभी सिर्फ मुसलमान होने के नाते आज मनुवादी व्यवस्था की वजह से, मनुवादी विचारधारा की वजह से मुसलमानों की आए दिन अलग अलग हिस्सों में सार्वजनिक जगहों पर हत्याएं होती है। शायद आपको एक वाकया याद होगा, आज से 2 साल पहले चलती ट्रेन में एक मुस्लिम फैमिली को आरपीएफ का कांस्टेबल, जिसे रेल में सफर करते समय, ट्रेन में सफर करते समय यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए आरपीएफ के कांस्टेबल की जिम्मेदारी लगाई जाती है, लेकिन चलती ट्रेन में एक मुस्लिम फैमिली की सिर्फ मुसलमान होने के नाते आरपीएफ का कांस्टेबल पिस्टल निकालता है और बेरहमी के साथ चलती ट्रेन में उस मुस्लिम फैमिली का कत्ल कर देता है। ये कत्ल करने वाला आरपीएफ का कांस्टेबल मेंटल डिसऑर्डर का शिकार नहीं था। शायद अगर मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होता तो ऑन ड्यूटी नहीं होता, बल्कि मेंटल हॉस्पिटल में होता। वो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार नहीं था, पागल नहीं था, बल्कि आरएसएस की क्रिमिनल आइडियोलॉजी का शिकार था। आरएसएस की क्रिमिनल आइडियोलॉजी का शिकार था, जिसकी वजह से भारत के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की ओबीसी SC ST माइनॉरिटी की हत्याएं हो रही है। और शायद आपको याद होगा 2022 में राजस्थान के जालौर में इंद्र कुमार मेघवाल नाम के बच्चे को सिर्फ इस बात के लिए उसके स्कूल के हेडमास्टर ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। स्कूल में रखे हुए बरामदे में मिट्टी के घड़े से पानी निकालकर उसने पी लिया। ये उस मासूम से बच्चे का अधिकार था, अपराध नहीं था। स्कूल में रखे हुए मिट्टी के मटके से, घड़े से पानी निकालकर पीना स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का अधिकार होता है, अपराध नहीं होता है। लेकिन उसकी श्रेणी में जो मनुवादी व्यवस्था का वाहक था, मनुवादी व्यवस्था का वो हेडमास्टर था, सिर्फ इस बात के लिए उस मासूम से बच्चे की पीट पीट कर हत्या कर देता है। थोड़ी देर के लिए हम आप बैठे हुए बुद्धिजीवी, समाज के हित चिंतक, शुभ चिंतक, अगर इस तरह की घटना करने वाला आदमी, बेरहमी के साथ इस तरह से पीट पीट कर हत्या करने वाला आदमी अनपढ़ होता, जाहिल होता, गंवार होता, पागल होता, हम अपने दिलों पे पत्थर रखते, अपने आप को दिलासा, ढाढ़स दिलाने की कोशिश करते कि चलो अनपढ़ था, पागल था, जाहिल था, गंवार था, नासमझ था, इसलिए सिर्फ इतनी सी बात के लिए उस मासूम से बच्चे की पीट पीट कर हत्या कर दी। वो अनपढ़ नहीं था, जाहिल नहीं था, गंवार नहीं था, बल्कि उसी स्कूल का हेडमास्टर था। हमारे लोग कहते आज पढ़े लिखे लोग कि पढ़ने लिखने के बाद सोच बदल गई। अब कहां ऐसा ऊंच नीच और जातिपात छुआछूत का बर्ताव होता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में आज भी मूल निवासी बहुजन समाज के साथ हर दिन इस तरह के अन्याय अत्याचार नहीं होते, बल्कि बेरहमी के साथ हमारे समाज के लोगों की हत्याएं होती, कत्लेआम करने का काम मनुवादी सोच और व्यवस्था से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। ताली बजाने का मामला नहीं है साथियों, ये गंभीरता से हम आपको चिंतन करने का, तो जिस मनुवादी व्यवस्था को, मनुवादी व्यवस्था की जंजीरों को जो सदियों से हमारे पैरों में बांध दी गई थी, उसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की रचना करके तोड़कर फेंकने का काम किया। लेकिन 75 साल में मनुवादी पार्टियां ही देश के शासन सत्ता में आज बैठी हैं, उन्होंने संविधान को अमल में लाने का काम नहीं किया। शायद अमल में लाते तो ये बात हम कहने के लिए मजबूर नहीं होते, हम आप ये बात सोचने के लिए मजबूर नहीं होते कि बच के कहां जाए आज इस सियासी जंगल से, बच के कहां जाए इस सियासी जंगल से। एक तरफ दरिंदा है, एक तरफ शिकारी है। आज भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के लोग
दरिंदे और शिकारियों के बीच में फंस गए। एक तरफ दरिंदा कांग्रेस नाम की जालिम पार्टी है, दूसरी तरफ शिकारी आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। दरिंदे और शिकारियों ने संविधान को अमल में नहीं लाया, संविधान को लागू नहीं होने दिया। आखिर ये मनुवादी संविधान को क्यों नहीं लागू होने देना चाहते भाई? ऐसे ही कौन सी बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी जिससे इन्हें पीड़ा होती? तो शायद अगर हम आप इस बात को चिंतन करें, मंथन करें, तो भारतीय संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा वो गैर बराबरी यानी असमानता का एंटीडॉट है, गैर बराबरी का एंटीडॉट है, अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न का, शोषण का एंटीडॉट है, सभी तरह के जुर्म और नाइंसाफी का एंटीडॉट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा गया संविधान है। मनुस्मृति का एंटीडॉट भारतीय संविधान है। ये बात हम नहीं समझ पाए, लेकिन वो 3.5% मनुवादी समझते हैं कि अगर संविधान अमल में लाया जाएगा तो भारत से ऊंच नीच, जाति पात, छुआछूत और असमानता की व्यवस्था, अमानवीय व्यवस्था, अमानवीय रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ये 3.5% मनुवादी समझते हैं। इसलिए भारत के अलग अलग हिस्सों में एक क्रिमिनल आइडियोलॉजी के शिकार जो लोग हैं, सेग्रीगेट करने वाली आइडियोलॉजी के जो शिकार हैं, हैक करने वाली आइडियोलॉजी के जो शिकार है, वो आए दिन भारत के अलग अलग हिस्सों में संविधान बदल दिया जाना चाहिए, समाप्त कर दिया जाना चाहिए, इसकी बात करते हुए नजर आते हैं। तो भारतीय संविधान के ताकत और महत्व को समझते हैं, लेकिन हम ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग भारतीय संविधान के ताकत और महत्व को नहीं समझते। शायद अगर हम इस बात को समझना चाहें, भारतीय संविधान हम ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे पूरे पृथ्वी का सेफगार्ड ओजोन परत है। जिस दिन ओजोन परत नष्ट हो जाएगा उस दिन पृथ्वी से जीवन हमेशा के लिए, पृथ्वी से जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी तरह से ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का सेफगार्ड, सुरक्षा कवच भारत का संविधान है। अगर भारत का संविधान हमारा सुरक्षा कवच है, उसे सेव करने की, सिक्योर करने की, वो इंप्लीमेंट हो, उसे लागू किया जाए, उसको अमल में लाने के लिए आज राष्ट्रीय स्तर पे कोई संगठित शक्ति और कोई संगठन, कोई नेतृत्व काम कर रहा है, तो वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि यू कैन फूल some people for some time, you cannot fool all the people for all the time. कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, गुमराह किया जा सकता है, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख और गुमराह और गुलाम नहीं बनाया जा सकता। अगर वामन मेश्राम साहब जैसी शख्सियत हम आपके बीच में है। आज इस देश में वाहिद संगठन, इकलौता संगठन वामसे भारत मुक्ति मोर्चा है जो दुश्मनों के साजिशों का पर्दाफाश करने का काम करता है। आने वाले जो खतरात हैं, जो खतरे हैं, उन खतरात से आगाह करने का काम, सावधान करने का काम भारत में इकलौता संगठन और इकलौता नेतृत्व देश में 365 दिन करता है, वो वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब। आज जो बातें मेश्राम साहब कहते, हमारे समाज के लोग उतने दूरंदेश नहीं है। आज उन्हें प्रेजेंट में ये बातें नहीं समझ में आती, लेकिन 10 साल बाद ये बातें वो कहने के लिए मजबूर होते हैं कि मेश्राम साहब जो बातें कहते वो सही है। आपको शायद याद होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुद्दे को लेकर पिछले 14 साल से मान्यवर वामन मेश्राम साहब सड़क पर है, सुप्रीम कोर्ट में है। 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट में मेश्राम साहब और वामसे के नाम से पिटीशन फाइल किया गया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव नहीं हो सकता। इस बात की चुनौती दी गई लोकतंत्र को बचाने के लिए। लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार है, वोट के अधिकार को जिंदा रखने के लिए ये लड़ाई वामसे भारत मुक्ति
मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लड़ी, तो उस समय आपको याद होगा ईवीएम के साथ मांग तो 100% क्या थी कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव नहीं हो सकता। लेकिन उस समय हियरिंग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया वीवीपीएटी मशीन लगाई जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंडक्ट का मुकदमा मेश्राम साहब ने 24 अप्रैल 2017 को जीता। जीतने के बाद आज ईवीएम के साथ वीवीपीएटी मशीन लगाई जाती है और उस पेपर ट्रेल मशीन से वोटर ये वेरीफाई कर लेता है कि हम जिस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं हमारा वोट उसी कैंडिडेट को जा रहा है या दूसरे को जा रहा है। पर्चियां तो निकल रही है, लेकिन मेश्राम साहब की मांग थी कि ईवीएम में पड़े वोटों की और पर्चियों की 100% मिलान की जाए, तभी इलेक्शन को फेयर माना जाए, निष्पक्ष माना जाए। लेकिन वो पर्चियां मनुवादी ताकतें और मनुवादी पार्टियां, मनुवादी सरकारें गिनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि पर्चियां ना गिनी जाए इसके लिए 49 56C 56D कानून बनाकर रोकने का काम किया गया। इस देश में उस वक्त जब 14 साल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की आवाज उठा रहे थे, आरंभिक दौर में जब हम लोग ईवीएम पे प्रोटेस्ट करते थे, धरना करते थे, तो उत्तर प्रदेश की और जितनी अपोजिशन की रूलिंग पार्टियां थी उनके कार्यकर्ता हंसते थे और हमारे इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी कहते थे ये वामन मेश्राम को और कोई मुद्दा नहीं बचा है, ईवीएम ईवीएम ईवीएम। आज पूरे देश के ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोगों को रियलाइज हुआ, इस बात को महसूस कर रहे हैं कि आज वोट के अधिकार को ईवीएम मशीन ने निगल दिया है और ईवीएम जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक लोकतंत्र को जिंदा भारत में दोबारा नहीं किया जा सकता। ये लोकतंत्र को जिंदा रखने की लड़ाई, भारतीय संविधान अमल में लाया जाए, इसकी लड़ाई देश भर में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में लड़ाई, ये कोशिशें जारी है। हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि हम जिस इलाके में हैं, जिस एरिया में हैं, जितनी हमारी कुवत है, क्षमता है, कम से कम उतना हर दिन का प्लान बनाए और समाज को वर्तमान की समस्याओं से और आने वाले खतरात से आगाह करे, सतर्क करे और एक संगठित शक्ति को निर्माण करने के लिए संगठनिक ढांचा और इकाइयां खड़ा करे और इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम प्रयास करें। उसके लिए हम कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतरने की जरूरत है। इसलिए मैं कहा करता हूं, ये बात अलग है कि तुम न बदलो, ये बात अलग है कि तुम न बदलो, मगर जमाना बदल रहा है। फूल पत्थर पे खिल रहे हैं और चराग आंधियों में जल रहा है। हमें फक्र है ये जिंदा चराग बैठे, ये जिंदा चराग बैठे हैं, समाज के जागृत लोग बैठे हैं, चैतन्य लोग बैठे हैं। समाज में परिवर्तन हो, इस आशा उम्मीद के साथ जमीन पर काम करने वाले क्रांतिकारी कार्यकर्ता साथी बैठे हैं। अगर एक चिराग एक साथ बुझे हुए जो समाज में अजागृत लोग हैं, उन चिरागों को अगर हम रोशन कर दें तो मनुवादी व्यवस्था का जो अंधकारमय साम्राज्य है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा साथियों। इसलिए मैं कहा करता हूं कि गर वसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, गर वसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जो गेरा एक क्रांतिकारी दार्शनिक है, वो कहा करते हैं कि कुछ लोग इस खौफ से मैदान में नहीं उतरे अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए, कहीं हमें मौत ना आ जाए, कहीं हम मार ना दिए जाए। तो साथियों, वो आगे कहते हैं कि कब्रिस्तानों में हमने ऐसे लोगों की भी कब्रें देखी है, कब्रिस्तानों में हमने ऐसे लोगों की भी कब्रें देखी है जो इस खौफ से मैदान में नहीं उतरे, जंग मैदान में नहीं उतरे, कहीं हमें मौत ना आ जाए। तो मौत तो निश्चित है, जन्म ही मृत्यु का कारण है। तो जिस मकसद के लिए हम आपको फूले साहब अम्बेडकर ने, मां फातिमा शेख ने, अब्दुल उस्मान शेख ने पैदा किया है, हम उनकी संतानें हैं अगर ऐसा मानते हैं, हम उनके विचारों और विरासत के अगर हम जो है वारिस हैं, तो हम आप संकल्प लें
और इस देश में मनुवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए संघर्ष करे और एक संगठित शक्ति को निर्माण करने का काम करे। ये व्यवस्था बदलेगी, इस उम्मीद के साथ साथियों हम आपको जमीन पे प्रयास निरंतर जारी रखना है, ऐसा हम आप करेंगे। इस मौके पर मैं इतनी ही बातें जरूरी समझता था, आपने मेरी बात सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मुंगेवासी। धन्यवाद जनाब जान मोहम्मद सर, राष्ट्रीय प्रभारी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। कितना बढ़िया मोटिवेशन दिया, इसके लिए बार बार धन्यवाद। अगली कड़ी में आयुष्मती निशा वावन मेश्राम मैडम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, आए और अपनी बात रखें। माननीय निशा मैडम है। धन्यवाद संचालक महोदय। वाम से भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बांदा मंडल स्तरीय सम्मेलन आज होने जा रहा है। मैं यहाँ पर साहब के साथ में आई हूँ और मैंने ऐसा सोचा था कि मैं बहुजन मुक्ति पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, मुझे ये मंच पे बोलना चाहिए या नहीं चाहिए। तो साहब ने कहा ये मंच सभी का है, आपको बोलना या नहीं बोलना आपको सोचना है। तो मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों ने मुझे अगर सुनना शुरू किया है तो मुझे सुनने से पहले बोल 85। धन्यवाद साथियों। आज वामन मेश्राम साहब को सुनने के लिए आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आपके और वामन मेश्राम के साहब के बीच में मैं ज्यादा समय ना लूं और मेश्राम साहब ही विषय के ऊपर बोलेंगे, तो मैं विषय के ऊपर नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन विषय को ही अंदर मेरे भाषण में लूंगी। हमारी लड़ाई जो है 3.5% ब्राह्मणों के साथ में खुली है। हमारी लड़ाई ब्राह्मणों के साथ में, हम मूल निवासी वर्सेस ब्राह्मणों की लड़ाई है। ब्राह्मण जो है अपना रास्ता बदलता है, उद्देश्य कभी नहीं बदलता। आप लोग टीवी पर देख रहे होंगे कि ब्राह्मण राहुल गांधी क्या कहता है कि मेरा काम सरकार को प्रेशर करना है, लोकतंत्र को बचाने का काम मेरा नहीं है। अगर विपक्ष में बैठा हुआ ब्राह्मण राहुल गांधी अगर ऐसा बोलता है कि लोकतंत्र बचाने का काम उसका नहीं है, तो हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि तुम भारतीय हो ही नहीं, तो लोकतंत्र तुम्हारा कैसे हुआ? लोकतंत्र तो हमारा है, हम भारतीयों का है और लोकतंत्र बचाने का काम हमारा है और वो हम काम मेश्राम साहब के नेतृत्व में कर रहे हैं। साथियों, सही में अगर कोई विपक्ष का अगर कोई काम कर रहा है तो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और हमारे ऑफशूट संगठन जो है पूरे भारत के अंदर विपक्ष का काम कर रहा है। जो भी भारत के अंदर प्रश्न है वो सारे के सारे जितने भी ज्वलंत प्रश्न है उसके हम लोग विपक्ष में रहकर हम लोग, भले हम सत्ता पर नहीं है, हम लोग सत्ता पर नहीं है, हम पक्ष में भी नहीं है, विपक्ष में भी नहीं है, फिर भी हम लोग विपक्ष का काम कर रहे हैं। साथियों, ईवीएम जिस दिन से भारत के अंदर लागू हुआ और मेश्राम साहब ने ये लड़ाई जब से शुरू किया, उसके बाद 2015 में आप लोग बांदा के लोगों ने भी अपने जिला स्तर पर जाकर ईवीएम की शव यात्रा निकाली थी कि नहीं? निकाली थी ना। वो शव यात्रा अभी तक कब्रिस्तान पर पहुंची नहीं है। वो जो हम लोगों ने शव यात्रा निकाली थी वो कब्रिस्तान तक पहुंची नहीं है। और ब्राह्मण राहुल गांधी क्या कहता है? ईवीएम में चोरी नहीं होती, आप लोग कैंडिडेट लोग चोरी करते हैं। आपके घर के अंदर से 20-20, 25-25, 50-50 वोटर निकल रहे हैं, ईवीएम से नहीं निकल रहे। आप लोग जाकर वोट डालते हो।
ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो रही है ऐसा राहुल गांधी नहीं बोल रहा है। तो अगर राहुल गांधी एक बाप की औलाद है तो वो कहे कि ईवीएम को हटाकर दिखाओ, वो ऐसा कहने वाला नहीं है। और इसीलिए हम लोग जहां जहां पर भी जाते हैं वहां पर हम लोग ईवीएम के बारे में बोलते हैं। ईवीएम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और जो पर्ची निकलती है उसको क्या बोलते हैं? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। अभी ये जो वोटर वेरीफाइड है ना, अब वेरीफाइड का मतलब क्या होता है? ये वी का जो शब्द है उसके अंदर ही चुनाव आयोग हमारे साथ में गड़बड़ी कर रहा है। अब वी का मतलब होता है वेरीफिएबल, मतलब आंखों से दिखाई दे। जब आप वोट डालने जाते हो तो एक मशीन होता है, उसके अंदर कुछ सेकंड के अंदर आपको आपका खटिया दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? तो उसको कहते हैं वेरीफिएबल। लेकिन सही में क्या होना चाहिए? वेरीफाइड। मतलब जो पर्ची आप ईवीएम में आप बटन दबाते हो और वो पर्ची जब डब्बे में गिरती है तो वो पर्ची का क्या होना चाहिए? गिनती होनी चाहिए। मतलब वेरीफाइड का मतलब होता है एक एक पर्ची की गिनती होनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग वो नहीं कर रहा है। तो हमारी लड़ाई चुनाव आयोग से वामन मेश्राम साहब ने वीवीपीएटी मशीन लगवा कर हमने सुप्रीम कोर्ट में वो केस जीता। इसके कारण पूरे भारत में वीवीपीएटी मशीन लगा। लेकिन चुनाव आयोग गड़बड़ी कहाँ कर रहा है? वेरीफिएबल और वेरीफाइड करके इस दोनों के चक्कर में हमारा नुकसान हो रहा है। इसीलिए हम लोगों ने कहा है चुनाव आयोग को कि आप जो पर्ची डालते हैं, हम पर्ची जिसको डालते हैं डब्बे में, उसका हमको क्या करना चाहिए? उसकी गिनती होनी चाहिए। साथियों, पूनम अग्रवाल ने भी द ट्वीट नाम में जो उसने खुलासा किया था उसमें भी उसने कहा कि ऐसा होना चाहिए, जो आज भी हो नहीं रहा है। एलन मस्क जो नाम का ट्विटर का जो बड़ा क्या बोलते हैं बिजनेसमैन है, उसने भी कहा कि ईवीएम में भारत में गड़बड़ी हो रही है। साथियों, जो लोग 3.5% ब्राह्मण भारत के अंदर कहीं पर भी सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकते, तो भारत के अंदर 5 नेशनल लेवल की पार्टियां बनाकर राज कर रहे हैं। उनका राज हमको इस भारत से हटाना होगा। और हटाने के लिए वामन मेश्राम साहब ने कहा है कि हे माँ, हे बहन, मुझे सिर्फ तुम्हारे 10,000 बच्चे दे दे। मेश्राम साहब क्या कहते हैं? मुझे तुम्हारे सिर्फ गुलाम 10,000 बच्चे दे दो, मैं कुछ ही समय में पूरा आजाद भारत दे दूंगा। तो आप लोगों को लगता है कि ये प्रचारक क्या होता है? ये पूर्णकालीन प्रचारक क्या होता है? हमारी आजादी के लिए हम क्यों दे? तो आप लोग यहाँ पर आकर जो बैठे हुए हो, तो आप अपना समय दे रहे हो, हुनर दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, 5 चीज दे रहे हो, बुद्धि दे रहे हो, हुनर दे रहे हो, समय दे रहे हो, पैसा दे रहे हो ना? तो उससे भी बड़ी एक चीज देने के लिए कह रही हूँ, माँ के कोख की औलाद है। किसी की औकात है? मेरी माँ की औकात थी, मुझे संगठन में मेश्राम साहब को दे दिया। चांद मोहम्मद की माँ का धन्यवाद है, उन्होंने अपने बेटे को आपकी आजादी के लिए दे दिया हुआ है। विशाल बाबू की माँ का धन्यवाद है, उन्होंने अपने बेटे को, जवान बच्चे को आपकी आजादी के लिए दिया हुआ है। क्या आप अपनी आजादी के लिए अपनी कोख की औलाद या खुद नहीं प्रचारक बन सकते हो ना? आप साथियों, वामसेव और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा साथ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा आज बांदा मंडल स्तरीय सम्मेलन हो रहा है।
और इस सम्मेलन में जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं वो विषय है केवल ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की घोषणा करना तथा सभी समूहों की जाति आधारित जनगणना ना करना शासक वर्ग की ओबीसी तथा समस्त बहुजनों के साथ षड्यंत्र एवं विश्वासघात की नींव है। एक विचार मंथन। दूसरा विषय है भाजपा कांग्रेस की आपसी समझदारी से चुनाव में ईवीएम के दुरुपयोग का फायदा उठाकर द्विदलीय सांसदीय लोकतंत्र को पुनः स्थापित करना, यह बहुजनों का वास्तविक सत्ता से वंचित कर गुलाम बनाने का शासक जाति का षड्यंत्र है। एक गंभीर चर्चा। ये दूसरा विषय। तीसरा विषय है चलो गांव की ओर के अभियान का 100% अमल करना राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने के लिए अनिवार्य पूर्व शर्त है। विचार मंथन। चौथा विषय है समर्पित कार्यकर्ता किसी व्यक्ति विशेष का समर्थक एवं अनुपालक नहीं होता है, बल्कि संगठन के उद्देश्य, विचारधारा एवं अनुशासन का निर्वाहक होता है। 5 नंबर, बूथ लेवल तक सहयोगी संगठनों का नेटवर्क तैयार करना तथा राष्ट्रव्यापी आंदोलन की पूर्व शर्त है। एक चर्चा। ऐसे 5 विषय यहाँ आप लोगों ने चर्चा करने के लिए रखे हुए हैं। सभी विषयों पर संक्षिप्त में बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। साथियों, सबसे पहले ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की घोषणा करना तथा सभी समूहों की जाति आधारित जनगणना ना करना। साथियों, आप लोगों को याद होगा कि हमारे माध्यम से हम लोगों ने ईवीएम मशीन के मुद्दों के लिए और ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने के लिए भारत बंद का कार्यक्रम बनाया हुआ है। और ये देश भर में अभी कुछ दिन पहले 15 तारीख को ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और ये सारे देश भर में हुआ। तो वो बात हम लोगों को ठीक से जानना होगा। ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा हम लोगों ने 2000 में जब राजस्थान के जयपुर में बामसेब का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था तब हमने ये विषय रखा था और तब से लेकर अब आप अंदाजा लगाओ तो लगातार हम लोगों ने इस विषय पर सारे देश भर में जागरण करने का और ओबीसी को जागृत करने का अभियान चलाया हुआ है। 25 साल हो रहे। तो अब इसकी वजह से सारे देश भर में जब जागरण हो रहा है तो इसका बहुत भारी दबाव आरएसएस और भाजपा के ऊपर पड़ा। आप बोलेंगे इसका क्या सबूत है? इसका सबूत है एक ओबीसी के व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी को आरएसएस के लोगों के द्वारा देश का प्रधानमंत्री बनाना। आरएसएस के ब्राह्मण लोगों ने आरएसएस का संगठन बनाया
उस संगठन में कभी ओबीसी को शामिल नहीं करते, उसमें केवल ब्राह्मणों को शामिल करते। और ब्राह्मणों ने 100 साल तक अपनी जिंदगी लगाकर, बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम लगाकर इतना त्याग और बलिदान करके एक ब्राह्मण को आरएसएस के लोग प्रधानमंत्री नहीं बना पा रहे। कभी आप लोगों ने सोचा? आप लोगों के दिमाग में ये सवाल पैदा नहीं हुआ होगा। ये सवाल तो हमारे दिमाग में पैदा होता है। ये समझदारी की बातें हैं, ये साधारण बातें नहीं है। जिन लोगों ने 100 साल लगाया, बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और जिंदगी लगाया, इसके बावजूद भी एक ब्राह्मण को प्रधानमंत्री नहीं बना पा रहे। एक ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। और हमारी वजह से। ब्राह्मणों ने क्या सोचा? हमारे निगरानी और नियंत्रण में रहकर काम करने वाला ओबीसी देश का प्रधानमंत्री बने, अच्छी बात है। हमारी गुलामी में रहने वाला ओबीसी देश का प्रधानमंत्री बने, अच्छी बात है। ऐसा ओबीसी देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए जो स्वतंत्र हो, जो आजाद हो, जो वामन मेश्राम के साथ मिलकर काम करने वाला हो। आजाद हो, हमारे साथ मिलकर काम करने वाले का मतलब है आजाद हो। और ऐसा आदमी अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो ब्राह्मणशाही का अंत हो जाएगा। ब्राह्मणशाही का अंत हो जाएगा। मोदी 14 साल से प्रधानमंत्री है, सत्ता में है। 14 साल नहीं, 11 साल से है, मगर ब्राह्मणों के वर्चस्व में कोई फर्क पड़ा? बल्कि ब्राह्मणों को लगता है कि ओबीसी की मदद लेकर ब्राह्मणशाही मजबूत कर सकते हैं। ऐसा ब्राह्मणों को लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि ब्राह्मणों के गुलामी में रहने वाला ओबीसी उन्होंने देश का प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री बनाकर 11 साल हो गया, मगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती का फैसला मोदी नहीं कर सके। ये इस बात का सबूत है कि वो आरएसएस के ब्राह्मणों का गुलाम प्रधानमंत्री है। सबूत के साथ बोल रहा हूं। अगर मैं सबूत के साथ नहीं बोलता तो मोदी के लोग मुझे एफआईआर करते और जेल में डाल देते। उनको मालूम है कि वामन मेश्राम को जेल में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि वो सबूत के साथ बोल रहा है। मैं बगैर सबूत के बोल नहीं रहा हूं। प्रधानमंत्री हो, इसका क्या अर्थ है? प्रधानमंत्री भी संविधान से बंधा होता है। प्रधानमंत्री का अर्थ ये नहीं होता है कि वो ब्रह्मा हो। प्रधानमंत्री का अर्थ ये नहीं होता कि वो ब्रह्मा हो। प्रधानमंत्री भी भारत के संविधान को बंधा हुआ है। कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही प्रधानमंत्री है। और जब वो प्रधानमंत्री बनता है, कब बनता है? शपथ लेने के बाद बनता है। और शपथ में क्या कहना पड़ता है? संविधान का पालन करूंगा।
है अपने, पता नहीं आप सुनते हो कि नहीं सुनते। जब कोई व्यक्ति मंत्री शपथ लेता है तो उसको शपथ लेना पड़ता है कि संविधान के दायरे में रहकर कार्य करूंगा। तो संविधान के बाहर जाकर आरएसएस ने एक ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया। वो आरएसएस का, ब्राह्मणों का काम संविधान के दायरे के बाहर जाकर कर नहीं सकता, और अगर किया तो मेरा मुकाबला करना पड़ता है। वामन मेश्राम का मैदान में मुकाबला करना पड़ता है। मैं मैदान में उनका 3-13 बजा सकता हूं। मेरे पास 32 राज्यों में 625 जिलों में संगठन है। ये एकमात्र संगठन है जो 769 जिले हैं भारत में, 36 राज्य है, उसमें 32 राज्यों के 625 जिलों में संगठन है। भारत में फुले शाहू आम्बेडकर की विचारधारा मानने वाले का इतने जिलों में कोई दूसरा संगठन नहीं है, एकमात्र है। और ये एकमात्र है, और किसी के डरे बगैर हम लोग हमारा काम करते हैं। आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में था, तो हमने निर्णय किया था कि आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने के लिए नागपुर जाएंगे। ऐसा किसी की औकात है भारत में? हमारे अलावा किसी संगठन की औकात है? ऐसा इधर सोच भी नहीं सकते। हमने नागपुर में जाकर आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरा। और क्यों घेरा था? हरियाणा में आरएसएस भाजपा की सरकार थी, उन्होंने हमें वहां कार्यक्रम करने नहीं दिया। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। हरियाणा में भाजपा की सरकार थी, उन्होंने वहां हमें कार्यक्रम करने नहीं दिया। मैंने कहा अच्छा, अब तुम्हारे लिए ज्यादा खतरा पैदा होगा। तो हमने नागपुर में उनका जो हेडक्वार्टर है वही घेर लिया, और घेरने के बाद फिर हरियाणा में गया। तो हरियाणा में भाजपा की सरकार थी, हमें दोबारा कार्यक्रम करने के लिए कहा कर लो। पिछवाड़े पे साले लात मारा उधर नागपुर में, तो बटन वहां दब दी। तो हरियाणा के आरएसएस की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने सोचा जब साले नागपुर को घेर सकते हैं तो फिर तो हरियाणा की कोई औकात नहीं है। जब हमने घेर लिया तो नागपुर में आरएसएस में चर्चा शुरू हुई कि वामन मेश्राम का मामला ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, ये नागपुर में हेडक्वार्टर आरएसएस का रखना खतरनाक होगा। नागपुर से आरएसएस का हेडक्वार्टर अयोध्या में ले जाना पड़ेगा, ऐसी चर्चा शुरू हुई। तो मैंने बयान दिया वीडियो बनाकर। क्या बयान दिया? जिस तरह से नागपुर भारत में ही है, वैसे अयोध्या भी भारत में ही है, याद रखो। तब उनको समझ में आया, अयोध्या तो भारत में ही है, और अयोध्या में वामन मेश्राम का संगठन है, तो अयोध्या तुम्हारे बाप का है। अरे राम पैदा ही नहीं हुआ, और रामायण के काल्पनिक में है। हमारे गधे लोगों को पता नहीं है, राम कभी पैदा नहीं हुआ, वो रामायण लिख करके रामायण में है।
और सारे देश के ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं, मेरे साथ टीवी पर बहस करने के लिए आ जाओ, मैं ब्राह्मणों के मुंह पर साबित कर दूंगा कि तुम्हारा राम काल्पनिक है। SC ST OBC के लोगों से मुझे बहस नहीं करना है, गधे लोग है, तो गधे लोगों से क्या बहस करना। वो तो खामखा ब्राह्मण जो बोलते हैं उसको मानते रहते बगैर किसी छानबीन के। साथ छानबीन भी नहीं करते। ब्राह्मणों ने कह दिया मान लिया, बहनों ने कह दिया मान लिया। ये मानने वाले लोग है, जानने वाले लोग नहीं है। SC ST OBC के जो लोग है ये मानने वाले लोग है, जानने वाले लोग नहीं है। जानने वाले होना चाहिए। हम लोग सारे देश भर में लोगों को जानने वाले बनाने में लगे हुए हैं। आपको जो सबूत चाहिए हमसे ले लेना, हमसे ले लेना, सबूत चाहिए हमसे ले लेना। हमारे पास है, लिटरेचर है, इतिहास के सबूत है, और उसके आधार पर सारे देश भर में बात कर रहे हैं। काल्पनिक बातें नहीं कर रहे हैं। काल्पनिक बातें तो ब्राह्मणों को करनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है बताने के लिए। क्यों नहीं है? अरे वो यहाँ के है ही नहीं, साले ब्राह्मण यहाँ के रहने वाले ही नहीं है, तो उनका यहाँ क्या सबूत होगा? उनका कुछ सबूत नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? उनका कोई सबूत नहीं है। इसलिए साथियों, हम लोग ये लड़ाई उन लोगों से लड़ रहे हैं, और इस देश में अंग्रेज नाम का विदेशी आया था, उसको जाना पड़ा। विदेशियों को भारत में राज करने का अधिकार नहीं है। तो विदेशी चाहे अंग्रेज हो, विदेशी चाहे ब्राह्मण हो, उनको राज करने का अधिकार नहीं है। अब देखो क्या किया इन लोगों ने। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए क्या किया? रूलिंग पार्टी बीजेपी है ब्राह्मणों की, अपोजिशन पार्टी कौन सी है? कांग्रेस, वो ब्राह्मणों की। यानी एक ब्राह्मण की पार्टी जाती है, दूसरी आती है, दूसरी जाती है, पहले आती है। यानी एक ब्राह्मण जाता है, दूसरा ब्राह्मण आता है, दूसरा ब्राह्मण जाता है, पहला ब्राह्मण आता है। यानी ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण ही आता है। कहाँ है लोकतंत्र? लोकतंत्र का है। हाँ, मानते कि ब्राह्मण की जगह बहुजन आ जाता, फिर बहुजन की जगह ब्राह्मण आ जाता, ब्राह्मण की जगह बहुजन आता है, बहुजन की जगह ब्राह्मण। हाँ, लोकतंत्र आता। फिर क्या होता? हाँ, फिर लोकतंत्र होता। मगर उन्होंने ये सारा खेल जो है, ये ब्राह्मण जाएगा तो दूसरा ब्राह्मण आएगा, दूसरा ब्राह्मण जाएगा, पहला ब्राह्मण आएगा। तो कैसे आ रहा है? वोट से आ रहा है, ईवीएम से आ रहा है। SC ST OBC और माइनॉरिटी, इनके वोट कितने हैं? 100 में 85। तो हमारे ही लोग उनको अपने सर पर बिठा रहे हैं। कैसे बिठा रहे हैं? मैं नहीं मानता कि हमारे ही लोग उनको बिठा रहे। हाँ, एक तरीका उन्होंने खोज निकाला है, बिठाने का तरीका खोज निकाला है। वो तरीका ये है कि ईवीएम में घोटाला करके ऐसा कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है कि जो दरिद्रता SC ST OBC माइनॉरिटी में फैली हुई है, उनके वोटों को खरीद कर फिर अपनी सरकार ला सकते हैं। या तो ईवीएम में घोटाला करके ला सकते हैं, या हमारे दरिद्री लोगों के वोटों को खरीद कर ला सकते हैं। और खरीदने के लिए काले धन का इस्तेमाल करते हैं। काला धन समझते हो?
अरे हमारे लोगों को सफेद धन पता नहीं है, काला धन कहां से पता होगा। काला धन का मतलब है ऐसा धन जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया जाता। यानी इसको समझो ठीक से, कोई आपको समझाने वाला नहीं है। काला धन का मतलब क्या है? ऐसा धन जिसके ऊपर सरकार को टैक्स नहीं दिया जाता, इसका मतलब छुपा के रखा हुआ है। अगर खुला है तो टैक्स देना पड़ेगा, अगर छुपा के रखा है तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो टैक्स नहीं दिया हुआ धन है वो काला धन। तो वो जो काला धन है, काले धन का मतलब हमारे लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि काले रंग का नोट होगा। हमारे जो बुड़बक लोग हैं, बुड़बक समझते हो, आप ही के इलाके का शब्द बुड़बक। तो बुड़बक लोग ऐसा मानते हैं कि नोट काला होगा। नोट काला नहीं होता है, धन काला होता है। और वो धन जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता, वो जो धन होता है उसको काला धन मानते हैं। छुपाया हुआ धन को काला धन मानते हैं। वो छुपाया हुआ जो धन है, काला धन है, वो दरिद्री एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के वोटों को खरीदकर कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस सरकार में आती है, या तो ईवीएम में घोटाला करके सरकार में आती है। दो रास्ते हैं। पहले उनके सामने केवल काले धन से वोट खरीदकर सरकार बनाने का एकमात्र रास्ता था। अब काला धन इतना ज्यादा, अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि एक चुनाव में 1000 रुपए में वोट खरीदा, तो अगले चुनाव में वो लोग 1000 में नहीं बेचते, बोलते थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो काला धन लगातार बढ़ाते रहना मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला। वो दूसरा रास्ता है ईवीएम। ईवीएम में वोटों की चोरी करने का तरीका उन्होंने ढूंढकर निकाला। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया और वो ग्राम पंचायत का था। बीजेपी ने चुनाव जीता, हारने वाला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हमारे सामने गिनती करो। तो सामने गिनती हुई, जो हारा हुआ था वो जीत गया, जो बीजेपी का जीता हुआ था वो हार गया। इसका मतलब है बीजेपी वाले काले धन का उपयोग कर रहे थे। पहले कांग्रेस वाले करते थे, अभी बीजेपी वाले करते हैं। इसका मतलब कांग्रेस वाले संत हो गए हैं, साधु हो गए। नहीं, कांग्रेस वाले संत नहीं हुए, साधु नहीं हुए। अब वो संत होने के बजाय बोले कुछ देर ये लोगों को, क्योंकि ये भी अपने ही बिरादरी के लोग हैं, क्योंकि भाजपा आरएसएस के लोग भी ब्राह्मण ही लोग हैं। फर्क कोई नहीं पड़ता। कांग्रेस की जगह भाजपा आती है, भाजपा की जगह कांग्रेस आती है, मगर राज ब्राह्मणों का ही होता है। राज अलग नहीं होता है, राज उनका ही होता है। तो ये बात साथियों हमें ध्यान रखना होगा। ये लोकप्रिय वोटों से बनी हुई सरकार नहीं है, ये ईवीएम में घोटाला करके बनी हुई सरकार है और वोटों को चोरी करके या वोटों की खरीदी करके बनी हुई सरकार है। तो इस तरह से ये सरकार बना रहे हैं। लोगों को मालूम हो जाएगा, लोग विद्रोह करेंगे, इसलिए आरएसएस के ब्राह्मणों ने सोचा अगर एक ओबीसी का आदमी देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो ओबीसी के लोग खुश होंगे और इस बदमाशी के विरोध में आंदोलन करने के लिए ओबीसी आंदोलन करने वाले लोगों का साथ नहीं देगी,
क्योंकि देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है। ये सारा खेल देश में हो रहा है साथियों, लगातार जागरण बढ़ रहा है और इस वजह से ऐसा हो रहा है। और एक बात जानने और समझने की है, आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि अब क्या होता है। अब कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। 2000 तक क्या होता था? 2000 तक एक खास बात होती थी, किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था और तीसरी पार्टी आती थी, तीसरी शक्ति होती थी और तीसरी शक्ति का समर्थन लेके बीजेपी को और कांग्रेस को सरकार बनानी पड़ती थी और मजबूर होकर उनकी बातें माननी पड़ती थी। तो इसलिए इस मजबूरी को खत्म करने के लिए उन्होंने ईवीएम लाया। तो ये ध्यान रखना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि उन्होंने ये ईवीएम लाने के पीछे एक मकसद है और वो मकसद इन लोगों की सरकार बनाना है और किसी को पता भी चलने नहीं देना है। तो आपको खास बात बताना चाहता हूं, 2000 तक तीसरी शक्ति हुआ करती थी, ईवीएम आने के बाद तीसरी शक्ति कहां गायब हो गई? कभी सोचा हमारे लोगों ने? ये तीसरी शक्ति कहां गायब हो गई? अब ये या तो कांग्रेस आती है तो बीजेपी आती, बीजेपी आती कांग्रेस आती, दो ही हो गया, दोनों ब्राह्मणों की पार्टियां। तीसरी शक्ति हुआ करती थी एससी एसटी के, ओबीसी के, माइनॉरिटी के लोग अभी भी भारत में ही है, यही तीसरी शक्ति है, यही तीसरी शक्ति निर्माण करते थे। वो तीसरी शक्ति कहां गई? कहां गई वो तीसरी शक्ति? ईवीएम के द्वारा वो तीसरी शक्ति उनके फेवर में यूज हो रही है, ये इस बात का सबूत है। तो हम लोगों को ये बात ध्यान रखना होगा और ज्यादा संख्या में भविष्य में ईवीएम हटाने के लिए सड़कों पर उतरना होगा। अगर आप ज्यादा संख्या में सड़कों पर उतरकर आंदोलन नहीं करोगे, वो भी देशव्यापी आंदोलन नहीं करोगे, तो आपका वोट का अधिकार 1848 से लेकर 1956 तक, बाबा साहब आंबेडकर के महापरिनिर्वाण तक 108 साल का संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के बदौलत हमारे लोगों को वोट का अधिकार मिला। अमेरिका में, यूरोप में खून खराबा हुआ और बड़े बड़े आंदोलन हुए, तब जाके वोट का अधिकार मिला। क्या आप बता सकते हैं भारत में वोट का अधिकार हासिल करने के लिए हमारे लोगों ने कोई आंदोलन किया? हमारे लोगों ने किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं किया। हमारे महापुरुषों के द्वारा जो आंदोलन निर्माण किया गया था, उसकी बदौलत बाबा साहब आंबेडकर ने आप लोगों को वोट का अधिकार बहाल किया। और वोट का अधिकार शासक वर्ग बनने का अधिकार है। वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे को देने का अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार शासक वर्ग बनने का अधिकार है। पहले के जमाने में तलवार चलाकर युद्ध होता था,
खून खराबा होता था, लाखों लोग मारे जाते थे, तब राजा बनता था, तब राज मिलता था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। अभी आपको कोई खून खराबा करने की जरूरत नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से लाइन लगाकर वोट डालकर अपने पसंद की सरकार बना सकते हो, मगर ईवीएम ने वो भी अधिकार छीन लिया। इसलिए आने वाले समय में ईवीएम हटाने के लिए और बैलेट पेपर लाने के लिए देशव्यापी आंदोलन करना होगा। हमारे पुरखों ने 108 साल का संघर्ष करके वोट का अधिकार हासिल करवाया। 108 साल ऐसे ही नहीं मिला। इसलिए हम लोगों को वोट का अधिकार बचाने के लिए अभी वोट का अधिकार है, ईवीएम में जाके गायब हो जाता है। वोट का अधिकार है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं इस्लाम जी आप गलत बोल रहे हो, हम तो हर बार लाइन लगाते हैं, वोट डालते हैं और लाइन लगाकर वोट डालते हैं, आप बोलते हैं वोट का अधिकार खत्म हो गया। वो कैसे है, हमारे लोगों को पता ही नहीं है। वो अब पहले वोट का अधिकार डालने के पहले खत्म हो जाता था, अभी अंदर डालने के बाद खत्म होता है। अभी ईवीएम में डालने के बाद खत्म हो जाता है। ये हमारे लोगों को जानने की समझने की जरूरत है। मैं अभी करंट उदाहरण आपको दिया, सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट में ग्राम पंचायत का चुनाव वाला मामला गया और चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के सामने गया और आमने सामने गिनती हुई। बीजेपी का सरपंच बन गया था, जो हार गया था वो सुप्रीम कोर्ट गया था। फिर आमने सामने गिनती हुई, बीजेपी का आदमी जीता हुआ हार गया, हारा हुआ जीत गया। इसका मतलब है ईवीएम में वोटों की गड़बड़ी होती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने हो सकता है तो फिर तो हर जगह हो सकता है। इसलिए साथियों, हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि हमारे महापुरुषों ने 108 साल का संघर्ष करके वोट का अधिकार हासिल किया था। वो वोट का अधिकार शासक वर्ग बनने का अधिकार था। अभी आपको वोट का अधिकार है, शासक वर्ग बनने का अधिकार खत्म हो गया। केवल लाइन लगाकर वोट डालने का अधिकार है, शासक वर्ग बनने का अधिकार खत्म हो गया। ईवीएम की वजह खत्म हो गया। अब इसको बचाना कैसे, ये बताकर समाप्त करता हूं। 2030 तक 6 लाख गांव का और 15 लाख बूथ का संगठन बनाना है। अगर आप 6 लाख गांव का और 15 लाख बूथ का संगठन बनाते हो तो इस संगठन के आधार पर हम आप लोगों का ये जो वोट का अधिकार है, ये जो शासक बनने का अधिकार है, फिर से बहाल कर सकते हैं। और इसके द्वारा आंदोलन होगा। आंदोलन से क्या होगा, ईवीएम हट जाएगी 2030 के बाद। 15 लाख बूथ का आंदोलन होगा। जब आंदोलन होगा तो ईवीएम मशीन हट जाएगी। जब ईवीएम मशीन हट जाएगी तो बैलेट पेपर रहेगा। बैलेट पेपर रहेगा तो आपका वोट का अधिकार सुरक्षित हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो आप भारत का शासक वर्ग बन सकते हैं।
तो शासक वर्ग बनने की पूर्व शर्त है 15 लाख बूथ पर संगठन बनाओ। संगठन बनते ही ईवीएम हटाने का आंदोलन शुरू होगा। ईवीएम हट जाएगी, आपका वोट बच जाएगा और बचे हुए वोट के आधार पर आप भारत का शासक वर्ग बन सकते हैं। ये करना होगा। ये करने के लिए आप ऐसा करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद साहब। साथी एक साथी नीरज सिंह जी वो एक गीत गाना चाहते हैं, वो तो आपका आकर अपना कर सकते हैं। और साथियों जो भी साथी अभी साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते, कुछ साथी बाद में भी देना चाह रहे थे, तो वो साथी आकर साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करते हैं। तो जो साथी देना चाह रहे थे कि नहीं हम भी साहब को 100-200 देना चाह रहे हैं, तो जो लोग देना चाह रहे हैं वो आकर के साहब को भेंट कर सकते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का धन्यवाद और ज्ञापन समापन करेंगे माननीय डॉक्टर एस के संखवार साहब। नहीं हो पाएगा। साथियों आज के प्लेबैक सोसाइटी के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी निर्माण निधि के अंतर्गत मंडल स्तरीय बांदा मंडल से 17,100 रुपए राष्ट्रव्यापी निर्माण निधि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय साहब को प्रदान की गई है। और आप सबों लोगों ने मंडल के सारे जिले से आए हुए बांध के एक्टिविस्ट, भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता या आपजुट विंग के सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को आप लोगों ने अटेंड किया और अपना अमूल्य समय यहाँ पर प्रदान किया और आखिरी समय तक आप साहब को सुनने के लिए लगे रहे। और साथ में ये हमारे मूल निवासियों का ये गेस्ट हाउस है और सारी व्यवस्था जो टेंट और माइक की व्यवस्था जो हम लोगों ने देखी वो साफ सुथरी नजर आई। आप सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम में लगन से